राकेश सुमन जिसके बेटे को ढूंढने के लिए मैं सोया नहीं, मैंने खाया नहीं, अतर बेचारे ने इसके लिए अपने बाप की गाड़ी चुरा ली और खूब गाली खाई। वो राकेश सुमन जब अपने गंजेड़ी बच्चे से मिला तो उससे पीटने लगा। हैं? हरामजादे, कमीने, सुअर, कुत्ते, कहाँ है हमारा डब्बा? बता भोसड़ी के, बोल। मैं राकेश सुमन को उसके बेटे के पास ले आया, पर वो खुश होने के बजाय अपने बेटे को बुरी तरह से कूट रहा था। राकेश का क्लेम था कि उसका बेटा उसकी जीवन भर की कमाई को लेकर भाग गया था। अब जीवन भर की कमाई डब्बे में कैसे आ गई थी, ये बात मुझे कंफ्यूज कर रही थी। वहीं राकेश का बेटा इतने नशे में था कि उसको अब भी पिटाई का असर ही नहीं हो रहा था। वो बस स्माइल कर रहा था। Are you there? कुछ बोलना यार, यह इमरजेंसी है। हाँ बोल। Hire cab and come to South X fast. यहाँ पहुँच फिर बताती हूँ। आता हूँ यार, यहाँ थोड़ा सा पंगा हो गया है। यहाँ पंगे के पापा हो गए यार, come fast. I need your help. क्या तुझे मेरी हेल्प चाहिए? नेताजी युगांडा चले गए क्या? अपने पापा से हेल्प ले। Actually, उन्हीं को हेल्प चाहिए पार्ट। अब प्लीज नौटंकी मत कर। तू साउथ एक्स बस स्टैंड या फिर साकेत मेट्रो स्टेशन पर आ, देन कॉल मी। श्रेया ने फोन काट दिया। मैंने राकेश की तरफ देखा, फिर उसके बेटे की तरफ देखा। बाप मार मार के थक गया था, पर बेटा पिट पिट के भी स्माइल कर रहा था। उसकी नाक से खून निकल रहा था, पर मजाल है कि उसके फेस से स्माइल गायब हुई हो। फाइनली मैंने राकेश के हाथ पकड़े। बस कर भाई, जान से मारने के बाद ही रुकेगा क्या? छोड़ो भैया हमको, छोड़ो। ए बच्चात मादर, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। फ्रॉड साला है। अपने बच्चे की जात पे बोल रहे हो? यू कास्टिस्ट पीपल। चलो बैठ जाओ, तू भी बैठ जा भाई, बैठ जा। मैंने दोनों को फुटपाथ पर बिठा लिया और आसपास तमाशा देखते वीडियो बनाते लोगों से अपील की, भाई लोग आप लोग अपनी फैक्ट्री में जाओ, दुकानें सजाओ, 10 बजने वाले हैं। फिर बॉस लेट आने पर पैसे कटेंगे तो आप ही लोग बहाना मारोगे कि बीवी बीमार है और हॉस्पिटल में फू कर रही है। जाओ यहाँ से। मेरे कहने से तो लोगों को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मारपीटाई रुक गई थी तो रील्स बनाने के लिए एंटरटेनमेंट खत्म हो चुका था, इसलिए खुद ही सब इधर उधर जाने लगे। हाँ राकेश भाई, अब बताओ, पहले तो इसे ढूंढ रहे थे, अब इसे धो क्यों रहे हो? राकेश सुमन ने अपना सर पकड़ लिया। अरे क्या बताएं भैया, जिंदगी खराब कर दिया ये लड़का। पहला अपनी अम्मा को खा गया, फिर हमारा घर खा गया, अब हमारा डब्बा खा गया। लड़का अब भी अपनी नाक से निकलता खून देख मुस्कुरा रहा था। 2 मिनट से भी पहले वो आराम से फुटपाथ पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। मैंने पहला केस सॉल्व करने के बाद जिस सेलिब्रेशन की उम्मीद की थी, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट रिएक्शन था। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि बाप के लिए बेटा जरूर खोया था, पर बेटे के लिए बाप नहीं खोया था। बेटा अपनी जिंदगी में मस्त था। सब खा गया ये नाच पीटा, हमरी लुगाई, घर, डिब्बा, खुशियाँ सब खा गया ये नामुराद। इसको देखकर तो लगता है कि ये 2 पराठे भी मुश्किल से खा पाएगा, और तुम इस पे घर खाने का ब्लेम लगा रहे थे। खुल के बताओ बात क्या है? राकेश ने अपनी नाक पोंछी और फिर इधर उधर देखकर कंफर्म किया कि कोई उसकी बात सुन तो नहीं रहा है। फिर धीरे से बोला, भैया हमारी पत्नी का तबीयत खराब था तो हम दवा दारू करने के लिए इसी को भेजते थे। वही दवा लाते लाते ही काब दारू पीने लगा, हमें पता ही नहीं चला। हम दिन भर रिक्शा चला के पसीना बहा के कमा के लाते थे कि हमारी पुष्पा रानी सही हो जाए, पर ये हरामी साला अपना दारू पीने के चक्कर में सस्ता और नकली दवा लाने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि पुष्पा गुजर गई। हो फक। फिर का हमें पुष्पा की बिगड़ती हालत देखकर ये समझ आ गया था कि ये ठीक नहीं हो रही, तो एक रोज काम छोड़कर इसके पीछे गए। तब पता चली कि ये अपना यार लोगों के साथ नशाबाजी करता है। उसी रोज हम इसका हाथ इसकी अम्मा के सर पे रखवा के कसम दिलवाए कि ये अब से शराब नहीं पिएगा। फिर इसने शराब छोड़ दी और गांजा स्टार्ट कर दिया? नहीं, शराब ही पिया और झूठा कसम खाया। हमने पकड़ लिया तो इसकी अम्मा बचाव करने लगी, पर कमजोर थी तो ज्यादा बहस कर नहीं पाई और धीरे धीरे देह से निकल गई। उसका गुजरने से पहले हम पर थोड़ा कर्जा हो गया था, तो हम सोचे घर बेच देते हैं। क्या आप अपने घर में रहते हो? राकेश ने भी देखा कि उनका बेटा मस्त सुकून से सो रहा था। कुछ मक्खियां उसके फेस पर बैठी थीं, स्पेशली नाक से निकलकर सूखे खून पर मक्खियां इकट्ठा हो रही थी, पर लड़के को कोई फिक्र नहीं थी।
राकेश ने मक्खियां उड़ा दी। घर में रहते हैं नहीं, रहते थे। हम घर बेच दिए। बेच नहीं, बेच दिए। फिर अब एक बार फिर राकेश ने इधर उधर देखा। अब हम घर का जितना भी पैसा था सबका सोना खरीद लिया और तय कर लिया कि 2-3 महीना में थोड़ा पैसा कमा के इसे लेकर गांव चले जाएंगे। ओह, स्मगलिंग? लेकिन थोड़े महीने बाद क्यों? जब वापस जाने का डिसीजन ले लिया था तो तुरंत जाते। ये थोड़े पैसे कमाने का लालच क्यों आया? काहे कि सोना खरीदो तो थोड़ा टैक्स देना पड़ता है। हाँ, 3% GST लगता है। तो का हम सोचे त्योहार टाइम में जाएंगे तो सोना का दाम थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो हम जो 3% टैक्स दिए रहे वो वसूल हो जाएगा। मैंने अपने माथे पर हाथ रखा। एक अनपढ़ रिक्शा वाले के पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी सेफ, सिक्योर और गारंटीड प्रॉफिट वाली स्कीम थी, और एक हम चूतिए थे जो सेविंग अकाउंट्स के 6% इंटरेस्ट को जीनियस मूव मान लेते थे। मुझे राकेश सुमन का इंटेलिजेंस इम्प्रेस करने लगा। फिर क्या हुआ? फिर का ए सुअर और डब्बा लेके भाग गया जिसमें हम सारा सामान रखे थे। राकेश ने गुस्से में उसकी मक्खियों पर एक हाथ मार दिया। मक्खी तो उड़ गई, पर लड़के के मुंह पर नया थप्पड़ पड़ा तो बेचारा सोते हुए उठ गया। अब वो डब्बा गायब है। तो फिर का ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। वैसे कितना सोना था उसमें? राकेश ने मेरी तरफ घूर के देखा। काहे बताएं? अरे बताओ भी, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई घर 20-22 लाख से कम में बिका होगा, और इतने का सोना बेचकर गांजा पीना इसके बस का नहीं। टू कंक्लूजन दिस, इसने कहीं ना कहीं वो बॉक्स छुपाया होगा। उसमें से कुछ छोटा मोटा बेचा हो तो बेचा हो, बाकी सब कहीं ना कहीं हिडन होगा। राकेश ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। अगर ऐसा है तो भैया प्लीज वो डब्बा ढूंढ दो, हम तुम्हें खूब दुआ देंगे। मैंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ खींच लिए। दुआ से काम नहीं चलेगा, आपकी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। हम गरीब आदमी हैं बाबू, हम कहाँ से पैसा देंगे? तुम कहो तो हम सबको बता देंगे कि तुमने ही हमारा बेटा ढूंढा है। ओ भाई साहब, KGF के रॉकी भाई, सोने की खान पर बैठे हो और कहते हो कि पैसे नहीं है। अरे भैया, वो पैसा तो हमारे गांव के लिए है। हम वहाँ जमीन लेंगे तो चैन से खेती करके बुढ़ापा गुजार लेंगे, अपनी पुष्पा रानी की याद में सांस लेते रहेंगे बस। मुझे जाने की पहली बार राकेश सुमन की आंखों में मक्कारी दिखाई देने लगी। ठीक है, 20 लाख का सोना है, मुझे बस 10% दे देना। अरे भैया, का गजब करते हो। हम 3% बचाने के लिए तो त्योहार का इंतजार कर रहे हैं और तुम सीधे 10। एक काम करो, हम कहीं से 5,000 का इंतजाम कर देते हैं, वो ले लो। मैं कुछ सोचने की एक्टिंग करने लगा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, डील। वैसे उसमें कितना सोना है? 20 लाख का? नहीं बाबू, कैसी बात करते हो? हमारा घर तुम्हारे घर जैसा आलीशान थोड़ी होता है। छोटा सा झुग्गी था समझो, 7-8 लाख में बेच दिए। मैंने उस लड़के को सहारा देकर उठाया। इसे कहाँ ले जा रहे हैं? नशा मुक्ति केंद्र। राकेश ने फिर कोई सवाल नहीं किया। मैंने अथर्व के साथ बाइक पर चक्कर लगाते टाइम कई बार पंचकुइया रोड पर एक नशा मुक्ति केंद्र का बोर्ड देखा था। मैंने कैब बुलाकर सबसे पहले लड़के को वहां एडमिट करवाया और उसके बाद सेम कैब से श्रेया के पापा को बटोरने के लिए साउथ एक्स चल दिया। श्रेया की बच्ची, कैब के 350 रुपए तू ही देगी। इधर मैं तो निकल गया था, पर घर में फंसा अथर्व छटपटा रहा था। पापा ने ऑफिस जाने से पहले सुनीता आंटी को बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए इस बेवकूफ को घर से बाहर मत निकलने देना। है जी, ऐसा क्या कर दिया मेरे लड़के ने? इसी से पूछना, अगर हिम्मत होगी तो बता पाएगा, पर याद रहे मेरे आने से पहले ये घर से बाहर ना निकले। अब पापा तो अपना फरमान सुना के चले गए थे, लेकिन आंटी के मन में क्यूरियोसिटी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच रही थी। उन्हें गॉसिप जाननी थी, इसीलिए अथर्व गर्मी में भी छत पर टिका हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर वो नीचे उतरा तो मम्मी सवालों की बारिश कर देंगी। हालांकि सुनीता आंटी ऊपर भी आ सकती थी, पर अथर्व जानता था कि उनके पास बहुत काम है, इसलिए वो आएंगी भी तो तब जब उनका अनुपमा देखने का टाइम होगा। अरे यार, क्या जरूरत थी आयशा भाभी को इतनी बकवास करने की? अजीब से हाल में फंसा दिया है। अगर मम्मी से बोला कि पापा मुझे इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं तो वो पूछेंगी कि क्यों समझ रहे हैं, और अगर आयशा भाभी का नाम ले लिया तो मेरी गांड के साथ साथ आयशा भाभी की शादी भी टूट जाएगी। अथर्व अभी खुद से आर्गुमेंट में उलझा हुआ था कि उसे छत पर आयशा भाभी आती दिखाई दी। आज फिर उनके हाथ में बाल्टी थी। 8 आयशा भाभी हाथ में बाल्टी लिए छत पर आ चुकी थी।
ऐसे ही वो लास्ट नाइट भी बाल्टी लेकर छत पर देखी थी। बस फर्क इतना था कि अब की वो कपड़े सुखाने नहीं बल्कि उतारने आई थी। अथर्व उन्हें गुस्से में घूरने लगा। आयशा भाभी के फेस पर कमीनी सी स्माइल थी। हंसी तो बहुत आ रही है आपको, है? आयशा भाभी ने आंखें बड़ी बड़ी की और इशारे से मना किया कि चिल्लाना नहीं। अथर्व चुपचाप अपने रूम में जाने लगा ही था कि इधर उधर देखकर सबकी छतें खाली हैं ये कंफर्म करके आयशा भाभी अथर्व की छत पर आ कूदी। इससे पहले कि अथर्व कुछ बोल पाता, उन्होंने उसके बाल पकड़े और उसको खींचती हुई रूम में ले गई। अथर्व के मुंह खोलने से पहले ही आयशा भाभी ने फोर्सफुली उसको किस करना शुरू कर दिया। अरे अथर्व छटपटा रह गया और आयशा भाभी उसको बेड पर गिराकर उसके दोनों हाथों को दबोचकर उसके होंठों में होंठ लॉक करके आंखें बंद करके किस करने लगी। अथर्व का कंट्रोल तो 10 सेकंड्स में ही उस पर से हट जाता है। पैशनेट किस ने तो उसे 5 सेकंड्स में ही हाई कर दिया। उसने जोर का झटका देकर अपने हाथ छुड़ाए और आयशा भाभी के बाल खींच लिए। आराम से। आराम से? हाँ, खुद जो मुझ पर लपकी तुम, तब आराम कहाँ था? उफ, बड़े जालिम हो। छोड़ो हमें, अभी नहीं। आयशा भाभी की हंसी कंगन की तरह खनकी। अथर्व ने उनकी गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। हे, नहीं, अभी नहीं। हमें तयशुदा समय में नीचे पहुंचना है, वरना अरे काटो नहीं। कोई तयशुदा, शादीशुदा और तलाकशुदा का बहाना नहीं चलेगा। अब तो मेरा चांस लगा है, नहीं छोड़ूंगा। अथर्व ने आयशा भाभी का बहाना सुनने की बजाय उनकी गर्दन पर लव बाइट दे दी। आउच! इतनी जोर से नहीं काटते। सुनो, रुको, हमें जाना होगा। उफ, तुम्हारी नेक। चली जाना, राउंड 1 होने के बाद चली जाना। सुनो तो। आयशा भाभी ने अथर्व को धक्का दिया और उसके कान खींच लिए। भाई, बहनचोद पागल है क्या? आयशा भाभी ने अथर्व का कान छोड़ दिया और उसे घूर के देखा। सॉरी, वो इतनी जोर से कान खींचा ना तो मुंह से निकल गया मेरे। सॉरी। अपनी जुबान पे और अपनी चड्डी पे काबू रखना सीखो जनाब। खैर, मेरी बात सुनो। मेरे खसम ने सीढ़ियों के बाद एक कैमरा लगवा दिया है। वहां रोज रात को एक बार चेक करता है कि बीती रात से अब तक मैं कितनी बार छत पर गई और कितनी बार नीचे आई। उसको ठीक पता है कि मुझे कपड़े सुखाने में 10 मिनट लगते हैं। वाह यार, ऐसे पति को तो बेस्ट जासूस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। उफ, तुम समझते नहीं। उसे अवार्ड नहीं, हमारी जान चाहिए। वो चाहता है कि हमारी कोई आशिकी पकड़ी जाए और वो अपने अब्बू को मना कर दूसरा निकाह कर ले और हमें जायदाद से बेदखल कर दे। ओह, अच्छा। मुझे लगा कि हुसैन भाई बिना किसी रीजन के दूसरी, तीसरी या चौथी शादी कर सकते हैं। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता। शरीफ घरों में यूं ही निकाह करो तो बहुत गलीज माना जाता है। अथर्व को गलीज का मतलब नहीं समझ आया, पर उसने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। उसने आयशा को अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों के पास जाकर बोला, वापस जाने में कितना टाइम बचा है? आयशा ने अपनी घड़ी देखी और आंखें बंद करके आहें भरती हुई बोली, उफ, बस 30 लम्हे, 30 सेकंड। इसमें तो मैं तुम्हें 30 बार किस कर सकता हूँ। नहीं ना, अब लौटने दो। आयशा ने कस के अंगड़ाई ली। अथर्व ने उसकी नेक पर किस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे नीचे जाने लगा ही था कि वो रुका। आयशा भाभी अथर्व की पकड़ से छूटने की कोशिश कर ही रही थी कि किसी के छत पर आने की आहट हुई। ये तो मम्मी के पैरों की आवाज है। अथर्व ने तुरंत आयशा को साइड में फेंका और उठ खड़ा हुआ। बेरहम आदमी, मेरे सर पर लग गया कुछ। अरे मम्मी आ रही है, अगर उन्होंने देख लिया तो गांड पर भी लगेगा। जाओ छुपो। कहाँ छुपूं? वो तो जान ले लेगी मेरी। क्या? तुम्हारा क्या होगा? अरे मार तो हमेशा लड़कों ने ही खाई है ना। जाओ, तुम बेड के नीचे छुपने की कोशिश करो। इस फोल्डिंग के नीचे?
हाँ, अपने गोल मोल फिगर को एडजस्ट करो और नीचे घुसो। और हाँ, ऐसे घुसो कि तुम्हारे गोले दिखाई न दे। अथर्व को अपनी ठरक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये टाइम गुस्सा करने का नहीं बल्कि मम्मी को पटाने का था। सुनीता आंटी अथर्व के रूम के बाहर पहुंच चुकी थी। क्यों रे, सूरज चढ़कर सर पर आ चुका है और तू अब तक नीचे नहीं उतरा क्यों? कौन सूरज? वो तो 12th में साथ पढ़ता था मेरे। चुप कर। वो सिंह साहब का बेटा कब का जर्मनी चला गया पढ़ने। मैं इस सूरज की बात कर रही हूँ जो तेरे सर पर निकला हुआ है। ओ अच्छा। धूप तो तेज हो गई है। हाँ तो तू क्या जादू है जो धूप में चार्ज होने आया है? चल नीचे नाश्ता कर। हाँ, आप चलो, मैं आता हूँ। नहीं, साथ चल अभी। अथर्व मम्मी को थोड़ा ढकेलते हुए वापस नीचे जाती स्टेयर्स की तरफ ले आया। अरे मम्मी, समझा करो ना, अभी आता हूँ बस 5 मिनट में। सुनीता आंटी ने अथर्व के हाथ अपने कंधे से हटाए। क्यों रे, क्या छुपा रहा है तू मुझसे? हाँ, कल से तेरे पापा भी कुछ बड़बड़ा रहे थे। ऊपर छत पर भी आए, तुझसे बात की पर मुझे नहीं बताया। बता जल्दी, क्या बात थी? अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ, समझो ना। अभी अब जाओ, मैं नीचे आकर बताता हूँ। सुनीता आंटी ने अथर्व का मुंह देखा, उसको कुछ सेकंड्स तक घूरा और फिर रूम की तरफ चल दी। मैं समझ गई, तू अपने चोर कमरे में कुछ छिपाया हुआ है ना। मैं सब समझ गई। अथर्व की फटने को हुई। वो तुरंत कमरे की तरफ भागा और आंटी और रूम के दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। नहीं मम्मी, आप अंदर नहीं जाओगी। ऐसे कैसे नहीं जाऊंगी? अब तो मैं जरूर जाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि क्या गुलछर्रे उड़ाता है तू छत पर। पढ़ने के नाम पे रूम लिया है और पढ़ाई कभी करता नहीं। मम्मी प्लीज ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं अंडरस्टैंड करूं और तू क्या करे? अय्याशी। तुम दोनों बाप बेटे क्या खिचड़ी पका रहे हो ना, मैं देखती हूँ आज। सुनीता आंटी ने अथर्व को धक्का मार के इस साइड किया ही था कि अथर्व सीधे पैरों में गिर गया और इस सेंचुरी का सबसे घटिया एक्सक्यूज दिया। मम्मी रुक जाओ ना, अंदर मत जाओ। अंदर वो है। कौन है? अंदर पार्थिव है। वो कहाँ से आ गया? वो तो अभी इतनी बड़ी बिल्कुल असली जैसी दिखती बंदूक लेकर गया था। हाँ, वो बंदूक रख के वापस आ गया था, आपको पता नहीं चला। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है पार्थिव को देखने में? मैं नहीं देख सकती उसे। अरे धीरे बोलो मम्मी, उसको ना चोट लग गई है, मुझे दवाई लगानी है। कहाँ चोट लगी है? अथर्व ने अपने बम्स की तरफ इशारा किया। यहाँ उस बेचारे का कोई नहीं है मेरे सिवा, इसलिए मुझे ही उसकी उसके बम्स पे मेडिसिन लगानी होगी। छी, तुम दोनों बस दोस्त ही हो ना? कोई दोस्ताना तो नहीं है तुम्हारा? कैसी बात करती हो मम्मी? आप तो जानती हो ना कि मैंने इस यूनिवर्स में किसी से कभी अगर प्यार किया है तो वो है। सुनीता आंटी उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ही घूरने लगी। वो है मेरी मम्मी और उनकी होने वाली बहू श्रेया। सुनीता आंटी के फेस पर स्माइल आ गई। उन्हें पता ही ना चला कि अथर्व कब उन्हें धीरे धीरे पुश करते हुए वापस स्टेयर्स तक ले आया। मेरी प्यारी मम्मी, दुलारी मम्मी, आप जाओ ना नीचे, मैं इस बेवकूफ के बम्स में साबुन लगाकर लोशन लगाकर आता हूँ। छी, अच्छे से हाथ धो के आइयो वरना खाना नहीं दूंगी। हाँ, नीचे आकर ही धोऊंगा ना आपके सामने। सुनीता आंटी वापस नीचे जाने लगी थी कि रुकी। उन्होंने आयशा भाभी की छत पर देखा, फिर आईब्रोज से कोड़कर बोली, ये आयशु बाल्टी छत पर छोड़कर चली गई। अथर्व के मुंह पर तोते उड़ने लगे, पर उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए। पता नहीं, मेरा भी अभी तक ध्यान नहीं गया था। अब आपने कहा तो देखा। हो सकता है और कपड़े लेने गई हो नीचे, हु नोज। सुनीता आंटी ने एक बार बाल्टी देखी और फिर कमरे की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, ठीक है, जल्दी लगा के आ अपना लोशन और उसको भी ले आइयो, खा लेगा। वो कैसे खाएगा? उससे तो बैठा भी नहीं जा रहा है। उसका खाना भी मैं ही ऊपर ले आऊंगा, आप चिंता मत करो। सुनीता आंटी ने एक बार अथर्व का फेस देखा और अजीब सा मुंह बनाते हुए नीचे चली गई। अथर्व को डाउट हो गया कि शायद सुनीता आंटी कुछ समझ चुकी थी। सुनीता आंटी के जाते ही अथर्व वापस रूम में आया और धीरे से बोला, आयशा डार्लिंग, भाभी नंबर 1, आओ निकलो बाहर, कम ऑन, आ जाओ। भाभी, हेलो, बाहर आ जाओ, मम्मी गई।
अथर को फोल्डिंग के नीचे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अरे ये गोलू मोलू नीचे फंस तो नहीं गई? अथर झुका तो उसे आयशा कछुए की शेप में छुपी हुई मिली। उसकी पीठ अथर की तरफ थी। अथर ने उसे हाथ से हिलाया। हेलो ब्यूटी ऑफ द मोहल्ला, बाहर आओ ना। आयशा ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उसने आयशा का शोल्डर पकड़ा और जोर से अपनी तरफ खींचा। ओह फक! आयशा भाभी बेहोश हो चुकी थी। उनके माथे पर छोटा सा चोट का निशान था जिससे खून आ रहा था। इधर मैं साउथ एक्स पहुंचकर एक टाइम के सुपर ईगोइस्टिक पॉलिटिशियन को बस स्टॉप पर मुंह लटकाए बैठे देख रहा था। श्रेया के पापा के पास ना मोबाइल था, ना ही वॉलेट और ना ही पैरों में चप्पल थी। वो टी शर्ट और स्पोर्ट्स पजामे में घर से भागे थे, वही पहने बस स्टॉप पर बैठे थे। उधर घर में अथर के सामने बेहोश आयशा थी और इधर मैं श्रेया के पापा नेताजी को बस स्टैंड पर मुंह लटका के बैठे देख रहा था। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बहुत मार खाया हुआ गुंडा अपने से जूनियर गुंडे को देख रहा हो। सॉरी अंकल जी, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। श्रेया ने बताया कि आपको इमीडिएटली भागना पड़ा। पुलिस बिल्कुल सुनने को राजी नहीं थी। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। एक अच्छा पॉलिटिशियन जब कुर्सी पर नहीं होता तो जेल में होता। वैसे भी ये तुम्हारी करंट गवर्नमेंट हमारे पीछे पड़ गई है, पर मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर राइज कर लूंगा। अच्छा, फिर आप मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? क्योंकि ये लोग जो यहाँ बस पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इनमें से किसी ने भी मुझे पहचाना नहीं। मुझे हंसी आ गई। लोग नेता को नहीं, व्हाइट कुर्ते पजामे को और उसकी पार्टी के झंडे को पहचानते हैं। आइए चलिए, कैब वेट कर रही है। किराया बढ़ता जा रहा है। कहाँ जाना होगा मुझे? मेरे घर। वहीं सेफ रह सकते हैं आप, क्योंकि पुलिस आपके सारे दोस्तों से तो पूछताछ करेगी, बट आई डोंट थिंक कि श्रेया के फ्रेंड्स को भी स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। कहाँ है गाड़ी? मैंने उन्हें गाड़ी दिखाई। नेता चंदन लाल ने मुझे घूर के देखा। क्या हुआ? ड्राइवर कहाँ है? हैं? अभी तो यहीं था, यहीं कहीं होगा। सुसु उसु करने गया होगा। ये सब करवा के लाना था ना, ऐसे उठा लाए। अंकल जी, रिस्पेक्टेड अंकल जी, ये ड्राइवर मेरे 4 साल का भतीजा नहीं है कि मैं उसे सोने से पहले सुसु करवाऊं। आ जाएगा, तब तक आप गाड़ी के अंदर बैठिए। मैंने गाड़ी का बैक डोर खोलने की कोशिश की तो वो खुला ही नहीं। ड्राइवर गाड़ी लॉक करके गया था। मैंने चंदन लाल की तरफ देखकर कंधे उचका दिए। तुम और तुम्हारा वो फालतू दोस्त वे किसी काम के नहीं हो। टैक्सी, ओ टैक्सी! अरे अरे, ऐसे कोई रैंडम कैब मत पकड़िए। आपको जल्दी है तो मैं ऑनलाइन बुक कर देता हूँ। वेट। अरे बाढ़ में गई तुम्हारी ऑनलाइन कैब। या अभी मुझे किसी ने देख लिया तो मेरा जहाज बन जाएगा। कुत्ता तक तो पहचान नहीं रहा। क्या कहा? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं। आइए कैब पकड़ लेते हैं। इत्तेफाक से हमारा कैब ड्राइवर ही लौट कर आ गया था। मेरे सवाल पूछने से पहले ही चंदन लाल चिल्ला दिए, बेवकूफ, सवारी को छोड़कर कहाँ चला गया था? ड्राइवर ने अपनी पिंकी फिंगर दिखा दी। मुझे हंसी आ गई, पर मैंने जैसे तैसे अपनी हंसी रोक ली। आइए अंकल, चलिए, भैया वापस करोल बाग ले चलो। इधर हम वापस करोल बाग पहुंच रहे थे। उधर छत पर फंसा अथर बेहोश आयशा भाभी के मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। वो अब तक आधी बोतल पानी मार चुका था, पर आयशा भाभी होश में नहीं आई थी। अरे उठ जाओ यार, ऐसा क्या हो गया जो बेहोशी पड़ी हो? फिल्मों में तो दिखाते हैं कि ऐसे तुरंत होश आ जाता है। कम ऑन, उठो ना। आयशा भाभी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अथर का डर बढ़ने लगा। उसने आसपास देखा, सूरज सर पे आ रहा था, इसलिए किसी की छत पर कोई नहीं था। उसने आयशा भाभी की नर्व्स चेक की तो उसे समझ नहीं आया। फिर उसने नाक के आगे उंगली लगाई। थैंक गॉड, ये जिंदा है। अबे साले पार्थिव, ऐसी फटी सिचुएशन में तू कहाँ चला जाता है? अतर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर जैसे तैसे आयशा भाभी को फोल्डिंग बेड के नीचे से निकालकर ऊपर लिटा दिया। वो पसीना पसीना हो चुका था। अब उसे कैसे भी करके मुझे कॉल करना था। अतर अलर्ट होकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। उसकी एक निगाह किचन पर थी और दूसरी मम्मी के बेडरूम पर थी। घर का टेलीफोन हॉल में लगा हुआ था। अतर हॉल तक पहुंचा और मुझे कॉल मिलाया। अबे उठा ले बहनचोद, उठा ले। मैं तब चंदन लाल के साथ बकबक कर रहा था, इसलिए फोन उठाने में थोड़ी सी देर हो गई। सुन बे घोड़ू, एक प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी से घर आ जा। अभी करोल बागी आ रहा हूँ। मेरे साथ श्रेया के पापा, तेरे फेवरेट अंकल जी। वो हरामी बुड्ढा तेरे साथ क्या कर रहा है? तमीज से बोल यार, अंकल है मेरे। ऐसे भाषा में कब से बोलने लगा तू? अबे भाषा डाल दे नेताजी की गांड में। साले ससुर ने मुझे धक्के मार के घर से निकाला था। तू लाई से करोल बाग, मैं मोहल्ले से। अतर भैया, क्या फालतू बातें बोल रहा है बे?
बड़े हैं ना वो। तो ये बता कॉल क्यों किया था, क्या प्रॉब्लम हो गई? मेरे फोन से बिना स्पीकर ऑन किए भी अच्छी खासी आवाज आती थी। अथर्व की हर गाली पर चंदन लाल मुझे ही घूर रहे थे। वो यार एक्चुअली आयशा भाभी मेरे रूम में बेहोश हो चुकी है। कब और कैसे ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तू सोल्यूशन बता। मम्मी को ऑलरेडी डाउट हो गया है कि मैंने रूम में कुछ गड़बड़ की हुई है। फिलहाल के लिए मैंने उन्हें तेरे बहाने से रोका हुआ है, लेकिन अगर आयशा भाभी को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। और अगर तूने मम्मी को बता दिया कि वो तेरे रूम में बेहोश हुई हैं, तो तेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली भाई बता कुछ, कोई सोल्यूशन दे यार, कोई आइडिया चला, कोई जुगाड़। चुप हो, बिल्कुल चुप हो, सोचने दे। मैं सोचने लगा इस सिचुएशन में अथर्व कैसे बच सकता था। एक काम कर, सुनीता आंटी की हेल्प तो तुझे लेनी ही पड़ेगी। तू ऐसा प्रिटेंड कर कि आयशा अपनी ही छत पर बेहोश हुई मिली है तुझे। देख आइडिया तो अच्छा है, पर इसके लिए मुझे इसको उठाकर बाउंड्री कूदकर छत पे ले जाना पड़ेगा ना। हाँ, ये रिस्क तो तुझे उठानी पड़ेगी, पर किसी की जिंदगी का सवाल है यार। उठा कंधे पर, लगा जोर, अपनी आर्टिफिशियल बॉडी का सही इस्तेमाल कर। जहाँ मेरे पार्थ तो कर सकता है, गो फॉर इट। मैंने अथर्व को मोटिवेट करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चंदन लाल कंटिन्यूअसली मुझे ही घूर रहे थे। क्या हो रहा है ये? एक घायल पड़ी महिला की मदद करने की कोशिश हो रही है, और ये काम आपका होने वाला दामाद कर रहा है। वो तो सुना मैंने, मेरा दामाद। छी, एक ऐसे लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूं जो ना कोई काम करता है, जिसके पास ना ही कोई अच्छी एजुकेशन है, IQ भी इतना लो है कि हर प्रॉब्लम में अपने दोस्त को कॉल मिलाता है, बात बात पे झूठ बोलता है, और अब तो लड़की बाजी भी कर रहा है। मैं अब कैजुअल था, क्योंकि मुझे चंदन लाल के नाराज होने से या अथर्व के टफ सिचुएशन में घिरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देखो अंकल जी, आप ध्यान से सोचो तो अथर्व में ये सारी क्वालिटीज एक बढ़िया पॉलिटिशियन वाली है। आप चाहो तो उसको युवा नेता बना सकते हो। डोंट टॉक रबिश, एक नेता होना इतना आसान नहीं होता। इसमें कहां से नेताओं वाली क्वालिटी आ गई? 1, वो झूठ बोलने लगा है। 2, मल्टीपल अफेयर रखता है। 3, अपनी गलती होने पर तो ज्यादा चिल्लाता है, सामने वाले को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। 4, जब कोई काम निकलवाना हो तो पैरों में भी गिर जाएगा, भीख भी मांग लेगा। 5, अगर दुबई पुलिस की फाइल्स चेक करें तो इस पे क्रिमिनल केस भी लग चुका है। और 6, इनफ, तुम्हारी यह सरकाज़म मेरे किसी काम का नहीं। हम पॉलिटिशियंस जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं वैसे रियलिटी में नहीं होते। हमें पब्लिक की सेवा के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। हमें देश सेवा के लिए दिन रात जागना पड़ता है। यस 7, अथर्व भी आपकी तरह ऐसे भाषण दे सकता है, बस उसकी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए। सेटअप, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। पॉलिटिशियन होना बहुत बहुत मुश्किल काम है, टफेस्ट ऑफ द ऑल। इतना प्रेशर होता है सर पे। सीरियसली? फिर आप लोग क्यों बार बार इलेक्शन में लड़ते हो? क्यों बार बार ऐसा टफ काम करना है अंकल? मस्त रहो, घर में बैठो, पेंशन तो आ ही रही होगी, कोई आसान काम कर लो। चंदन लाल ने मुझे घूर कर देखा, पर जवाब कुछ नहीं दिया। हमारी कैब वंदे मातरम रोड से होती हुई करोल बाग पहुंच चुकी थी। बस 5 मिनट बाद हम घर पहुंचने वाले थे। मैंने मनी मन डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही इस फ्रॉड नेता को मैं घर छोड़ूंगा, वैसे ही तुरंत अथर्व के पास चला जाऊंगा। अथर्व मेरे आइडिया को अप्लाई करने के लिए वापस छत पर आया। उसने आयशा भाभी को एक बार फिर जगाने की कोशिश की। उठो उठो आयशू, डार्लिंग वेक अप। ऐसे मत करो यार, तुम इतनी हट्टी कट्टी हो। अगर एक छोटी मोटी चोट लग भी गई तो क्या हो गया, और इसमें इतनी बेहोश होने वाली कौन सी बात है? आयशा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अथर्व ने उसे उठाने की कोशिश की। उठ जा। अथर्व आयशा को उठाकर बाहर तो ले आया, पर बाउंड्री पर चढ़ाने में उसकी हालत खराब होने लगी। अथर्व के पैर ही नहीं उठ रहे थे। टाइम प्लीज। अथर्व ने आयशा को पतली सी बाउंड्री पर रख दिया और अपनी सांसें इकट्ठी करने लगा। तभी उसको सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट हुई। ओह गॉड, फिर से मम्मी। घबराहट में अथर्व ने आयशा से हाथ हटा लिया और वो अपनी छत पर गिर पड़ी। अबे यार, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अथर्व के कान में एग्जैक्ट हड्डी टूटने की आवाज आई थी। वो स्टेज की तरफ गया। आंटी अब तक ऊपर आ चुकी थी। क्या हुआ तुझे? ऐसे पसीना पसीना क्यों हो रहा है? क्या कर रहा था तू अंदर? नहीं, वो कुछ नहीं। क्या हुआ? आंटी छत पर आई। उन्होंने फिर से आयशा भाभी की बाल्टी देखी।
अरे इसकी बाल्टी तो अब भी रखी है। ये इतनी देर तो बाल्टी धूप में नहीं छोड़ती। जरूर कोई गड़बड़ है। आयशा, आयशा! अरे 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 मम्मी क्या कर रही हो? ऐसे जोर जोर से आवाजें लगाओगी तो सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाएंगे। रुको, मैं जाके चेक करता हूँ। हाँ देख, सीढ़ियों से आवाज दी हूँ, ऐसे नीचे मत चला जाइयो। अथर्व आयशा भाभी की छत पर कूदा और शॉक्ड होने की एक्टिंग करता चिल्लाया, मम्मी, ये तो यहाँ पड़ी है, हमारी बाउंड्री के पीछे। सुनीता आंटी ने भी आकर देखा। आय हाय, लगता है धूप में चक्कर खाकर गिर गई। इसको उठा अर्तु, इसको उठा। अथर्व ने फिर पूरी ताकत से आयशा को उठाया ही था कि आयशा के घर से कोई ऊपर आया और जोर से चिल्लाया, ओए, क्या किया तूने मेरी बीवी के साथ? अचानक आई ऐसी आवाज से अथर्व फिर घबरा गया। उसके हाथ से आयशा भाभी फिर छूट गईं।